हाँ भाई, चलो 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 चलो। दीदी कल समझ में आया था क्या? थोड़ा बहुत 8-10% तो आ गया हो। कोशिश है, कोशिश। कोशिश पूरी है। अगर मैं घूमने गया तो नहीं, बीच में घूमने जाऊंगा अगर मान ले। लेकिन देख रहा हूं तुम्हारे कोर्स के बाद जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। तो घूमने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा जाऊंगा, फिर मैं 7-10 दिन तो जाऊंगा। है? किस पे? फोर्थ पे? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। अभी तक मैं काम कितना पढ़ा चुका हूं आपको? हम पढ़ रहे थे टॉपिक माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। कितनी होती है? 3। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, और तीसरी फोकस्ड स्ट्रेटेजी। फोकस्ड वर्ड बोलते ही आप समझ जाओ कि वो पूरे पूरे मार्केट की नहीं है। किसकी है? नैरो मार्केट की। एक सेगमेंट। तो एक नैरो मार्केट में अगर कम कॉस्ट पे बेच रहे हो आप तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, और अगर नैरो मार्केट में यूनिक फीचर्स वाली चीज बेच रहे हो तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन। एग्जांपल फोकस्ड डिफरेंशिएशन का रोल्स रॉयस, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप का ओला। ओला है, बोट है। चलो, चौथी स्ट्रेटेजी है लेकिन माइकल पोर्टर की नहीं है, ये सबकी मिक्स है। मिक्स मतलब मिक्स नहीं बोलेंगे कि सर सबसे बढ़िया कौन सी होती है ये बताओ। इसका नाम यही है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। मेरी आवाज कम लग रही है? मेरी माइक में आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? कम सी लग रही है। हेलो? ठीक है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या होती है ये? बताओ, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? सर बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है कोई बिजनेस में, तो आप जो प्रोडक्ट सब लोग दे रहे हैं, या तो आप भी वही सेम प्रोडक्ट दो लेकिन कम प्राइस पे। यू आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स विच ऑल द अदर्स आर ऑफरिंग बट एट लो प्राइस। सही है? देखो, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है मैं बताता हूं आपको। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी वो होती है जो कस्टमर को क्या दे, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। है ना? आजकल ये वर्ड काफी सुनते हो आप, सर ये वाला चीज खरीदो, ये वाला फोन खरीदो, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ये वाली गाड़ी खरीदो, इसमें ये वाला मॉडल खरीदो। होते हैं ना, 3-4 मॉडल होते हैं ना, जैसे LXi, VXi, ZXi। ऐसे बोलते बोलो सर वो VXi वाला खरीदो, इट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। सही है कि नहीं है भाई? तो ऐसे ही सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होता है? तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्या वर्ड याद रखना? VFM। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है सर? VFM। वो स्ट्रेटेजी जो कस्टमर को क्या दे, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन दे, उसको बोलते हैं भाई साहब बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ठीक है? अब बोलो सर कस्टमर को कब फील होता है कि यार सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, वो कब खुश होता है? या तो वो दो सिचुएशन में खुश होता है। सुनना, पहला, अगर आप सेम प्रोडक्ट दे रहे हो जो बाकी सब दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बट एट लेस प्राइस। अगर आपने ये कर दिया तो कस्टमर को क्या फील होता है? मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। बताओ यार, वो वाली चीज है, वो वाली कंपनी का खरीदो, सबसे सेम फीचर्स आ रहे हैं लेकिन कम प्राइस। समझ गए? एक गाड़ी आती है, ऐसा मैंने सुना था, कोई वीडियो में सुना था, एक गाड़ी आती है किया की सोनेट करके। सुना था, आई डोंट नो कि रियल है नहीं है, बट सुना मैंने था उस टाइम, वो लाइन सुनी मैंने उस वीडियो में। बोलो यार ये सबसे 10 लाख रुपए में सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। बोलो इसमें वो फीचर्स जो सब दे रहे हैं वो 10 लाख रुपए में है, सबसे कम में है, ऐसा मान लो, ऐसा कह रहा था वो। समझ गए मेरी बात? तो जो सब दे रहे हैं सेम फीचर्स एट लेस प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। कस्टमर खुश हो जाता है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी ये है, कब होता है कस्टमर खुश? दूसरा तब उसको जब फील होता है अच्छा, जब उसको
सेम प्राइस, सेम प्राइस जिस पे सब दे रहे हैं, आप भी वही प्राइस पे दे रहे हो, बट आप सेम प्राइस पे क्या दे रहे हो उसको, ज्यादा फीचर्स। तो सेम प्राइस पे अगर उसको क्या दे दो, मोर फीचर्स। सर कस्टमर है ना, कस्टमर, कस्टमर भूखा है, भूखा काय का, फायदे का, उसको ज्यादा फायदे दे दो, आप खुश हो जाता है वो। सेम प्राइस पे अगर उसे क्या मिल जाए, मोर फीचर्स, तो वो क्या हो जाता है, खुश। तो ये दो होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये तीन बात में खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ मुझे रीड कराना है आपको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या होती है, सर ये वो स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया होती है जो कस्टमर को क्या दे, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करे। और कस्टमर को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कब फील होता है, दो केसेस में। फर्स्ट केस इज व्हेन यू आर गिविंग द कस्टमर्स सेम प्रोडक्ट विच अदर्स आर ऑफरिंग ऑल्सो बट एट लेस प्राइस। आई बात समझ में। अब ये बोतल है, पानी की बोतल है, मतलब अब ये बोतल है ना, मिल्टन की है, ऐसा मान लेते हैं। अब जो सब दे रहे हैं, ठीक है, वो भी यही दे रहा है, बट बाकियों से कम प्राइस पे दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कहलाएगा, सही है। अच्छा, अब मान लो सेम चीज, सेकंड एग्जांपल क्या है, जो सब दे रहे हैं, अपन भी वही प्राइस पे दे रहे हैं, बट अपन वही प्राइस पे क्या दे रहे हैं उसको, ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं। एग्जांपल मैंने इसमें किसका लिया, किया सोनेट, है ना, जो भी मैंने सुना था वो, कि किया सोनेट में 10 लाख में बहुत बढ़िया फीचर्स आते हैं, ज्यादा फीचर्स, समझिए, बाकी 10 लाख वाली गाड़ी में उतनी आएंगे, तो 10 लाख में ही वो क्या दे रहा है, मोर फीचर्स, तो ये क्या कहता है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कहलाता है। और ऐसे यहां पे भी होता है, कब, सेम प्रोडक्ट किसमें दे दो अगर आप लेस प्राइस, समझे, कोई बताओ मेरे को ऐसा कुछ, सेम प्रोडक्ट लेस प्राइस पे, वोट वाला है, पानी, पार्ले जी। पार्ले जी, ये तो सेम प्रोडक्ट कैसे हो, थोड़ा और देख, कुछ और बढ़िया इससे एग्जांपल ढूंढो, सेम प्रोडक्ट बट एट लेस प्राइस, वोल्टास, वोल्टास एसी, पता है वोल्टास क्यों बिकता है, वोल्टास क्यों बिकता है, वोल्टास इसलिए बिकता है क्योंकि वो सेम फीचर्स किस पे दे रहा है, कम प्राइस पे। आगे बस ये भाई, वो जो बढ़िया वाले एसी हैं वो तो महंगे हैं, सर वो बढ़िया फीचर्स बढ़िया प्राइस पे दे रहे हैं, ये बढ़िया फीचर्स सेम फीचर्स लेस प्राइस पे दे रहा है, इसलिए ये क्या है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। क्लियर है इतनी बात, बस खत्म, करना रीड, तो आ जाओ, ये लिखना है सबको, लिख लो, उतार लो, कहीं ना कहीं जगह मिल रही होगी। इतनी बात है इसमें, तीन बात, VFM 1 और 2, जल्दी से नोट डाउन कर लो एक बार, लिख लो बंटी जी, लिख लो। कहीं भी जहाँ जगह मिल जाए, बस ये कहीं ना कहीं उतार लो, क्या है, वैल्यू फॉर मनी। अब ये घड़ी है, ये घड़ी है ना, ये मैंने पहनी हुई है, ये क्या है, वैल्यू फॉर मनी है। भाई मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, टीचर होकर के मैं ढंग से डिसीजन ना लूं तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, समझ लो, मेरे को याद नहीं आ रहा कितने की है, लेकिन 4-5 हजार में ही थी, लेकिन इट वॉज ऑलमोस्ट गिविंग दैट वैल्यू जो नॉर्मली ज्यादा महंगी वाली में आती है, 9-10 हजार वाली में आती है, तो मेरे को क्या मिला, कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू मिल गई, तो मेरे को फील हुआ भाई कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, समझदार वाला, कि भाई जिसमें उसको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन फील हो जाए। मेरे को इसमें फील हो गया, मैंने खरीद लिया, मैंने कहा कम प्राइस में ज्यादा ज्यादा फीचर्स हैं, अच्छा दिख रहा है सब कुछ, मैंने खरीद ली। आप समझ गए मेरे बात, तो कहने का मतलब ये है क्या वैल्यू फॉर मनी ज्यादा हो सकती है, टाइम तो सबसे यही बताइए भाई, वैल्यू किसके लिए होती है, वैल्यू इज व्हाट द कस्टमर प्लेसेस ऑन द प्रोडक्ट, वैल्यू वो होती है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट पे क्या वैल्यू प्लेस कर रहा है,
तो मैंने इस प्रोडक्ट पे जो कस्ट अपना मुझे जो इसकी वैल्यू लग रही है वो थी वैल्यू, तो मुझे तो लग रही है। समझ रहे ऐसा? चलो सर मैं सभी को, ठीक है भाई। सो अब रीड करके दिखाता हूं, फिनिश करते हैं इसको, कई बार ये भी पूछ लेता है। करें स्टार्ट। देखो, तो what is best cost provider strategy? The new model of best cost provider strategy is a further development of above three strategies. सर ये जो है ये उन्हीं तीन स्ट्रेटेजीज का थोड़ा क्या है, फर्दर डेवलपमेंट है, उसी का मिला जुला वैसे बना के। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, अर्थात पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द अबव थ्री स्ट्रेटेजीज, उन तीनों स्ट्रेटेजीज का ही फर्दर डेवलपमेंट है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, सर ये जो स्ट्रेटेजी है इसका फोकस क्या देने पे होता है, क्या देने पे होता है, कंज्यूमर को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, बस। सो इट इज डायरेक्टेड, इट इज फोकस्ड towards giving the customers more value for money by emphasizing on, तो इसका फोकस कहां पे होता है, टू गिव द कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी, ये लिख दोगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, वो कैसे देते, मोर वैल्यू फॉर मनी कैसे फील होता है उसको, या तो लो कॉस्ट पे दे दो आप सेम प्रोडक्ट लो प्राइस पे, ठीक है, या फिर सेम प्राइस पे अपस्केल डिफरेंसेस, थोड़े बढ़िया वाली चीज, खुश हो जाता है वो, मजा आ जाता है उसके। सही है कि नहीं है? क्लियर है सबको? चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये स्ट्रेटेजी अगर आपको फॉलो करनी है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरों को कम प्राइस पे कब दे पाओगे, पहले खुद की कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, कम। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कॉस्ट एंड प्राइसेस, खुद की प्राइस, पहले तो खुद की कॉस्ट को क्या रखोगे आप, कोशिश करो कम से कम, तभी तो यू कैन ऑफर एट लेस प्राइसेस ना। सही है, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कॉस्ट एंड प्राइसेस लोअर देन द अदर राइवल्स। क्लियर है, दूसरों से कम रखना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है भाई, ओके। दो ही बातें, एक और दो, कब खुश हो जाता है कस्टमर, कब उसको होता है फील मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट कोर्स प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स, फिर वही बात रिपीट कर दी, प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय गिविंग देम लो प्राइस एंड अपस्केल डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट, कब खुश हो जाता है वो, सर जब उसको ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल्स। सेम प्रोडक्ट किस पे दे रहे हो आप उसको, सेम प्रोडक्ट विद कंपेरेबल फीचर्स, मतलब सिमिलर फीचर्स वाली चीज लेस प्राइस पे दे रहे हो, तो उसको खुश हो जाता है वो। सही है, लिख लो, कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स, मतलब अरे सेम फीचर्स इन लेस प्राइस, जैसे वो एग्जांपल था किया सोनेट वाला, सेम फीचर्स, नहीं नहीं एसी वाला लिया था ना, वोल्टास, ठीक है, वोल्टास एसी, सेम फीचर्स भाई, वही डे टन का एसी, वही सारे फीचर्स है ना, इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी, जो भी फीचर्स होते हैं वो किस में देता है, वो कम दाम में, तो कस्टमर को क्या फील हो जाता है, वैल्यू फॉर मनी। आने को उससे भी सस्ते आते हैं, लेकिन वो सस्ते ही नहीं, मतलब उनका वो थोड़ा नाम नहीं है एसी की कंपनी का पुराना नाम नहीं है, तो लोगों को उसकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा शक होता है। कंपनी तो और आ गई अभी जो वोल्टा से भी सस्ता बेच रही है, वो जैसे एक को कंपनी है, क्या नाम, गोदरेज है, पुरानी कंपनी गुडविल अच्छी है, बट एसी वाले धंधे में नहीं है ना, लोगों को इतना विश्वास नहीं होता। ऐसे एक वीडियो कौन है, वो भी एसी आ रहा है, उसका सस्ता आता है, लेकिन अब ये वोल्टास एसी का ही ब्रांड है, तो ये क्या करते हैं, लोगों को विश्वास भी ज्यादा है, इसके जो सर्विस सेंटर्स और ये सब भी ज्यादा हो। चलो, टाटा का प्रोडक्ट है ही। हाँ भाई, दूसरी चीज, कस्टमर को और कब फील होता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, सब कब होता है, व्हेन यू आर चार्जिंग सेम प्राइसेस पे उनको क्या दे रहे हो, मोर फीचर्स। समझ गए, सिमिलर प्राइसेस पे आप उनको क्या दे रहे हो, मच हाइयर क्वालिटी, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी, ज्यादा बढ़िया फीचर्स। समझ में आ गई मेरी बात? अभी एक गाड़ी है भाई साहब, मैंने आपको कहा ना, टाटा सिएरा, मेरे अकॉर्डिंग, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं राइट पर्सन हूं इस बात को कहने के लिए,
मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये बात कि सिमिलर प्राइस में वो क्या दे रहा है, मोर फीचर्स ऑफर कर रहा है जो बाकी गाड़ियों के बस की नहीं है, जो उस रेंज की गाड़ियां होती हैं, समझ लो जैसे क्रेटा हो गई आपकी, और आपकी और कौन सी होगी, मारुति की तरह ग्रैंड विटारा ये सब हो गई, और आपका किया की, वो किया की कौन सी होती है, सेल्टोस, वेल्टोस कभी नई भी आई है सेल्टोस। ये मंथ में तो बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई है, बट इन सब के ये राइवल्स हैं। ये उस रेंज में क्या देता है, उससे ज्यादा फीचर्स सिमिलर प्राइस में, मोर फीचर्स। समझ में आ गई है मेरी बात, ये है। ठीक है जी। तो ये भी क्या होता है सर, ये होती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तीन बातें याद रखनी है। क्या होता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी? इट इज टू डिलीवर द कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, बाय गिविंग देम द लोअर लो प्राइस और अपस्केल डिफरेंसेस। इन दिस स्ट्रेटेजी बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, पहला वाला फिर दूसरा वाला, बता दो उसको। समझ में आ गया मेरी बात, खत्म। चलो, ये हो गया टॉपिक खत्म। तो अपना जो चारों स्ट्रेटेजीज थी वो हो चुकी है खत्म। बढ़िया टॉपिक अपन ने पहले उठा लिया भाई साहब। चलो, अब बीच में थोड़ा आप इजी टॉपिक और लास्ट में फिर एक बोरिंग टॉपिक है, वो लास्ट में उठाएंगे, ठीक है भाई। बीच में आप इजी वाले उठा लेते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, ये उठा लेते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, या फिर स्टार्टिंग से उठा लेते हैं ना। कहां पे छोड़ा था अपन ने, यहाँ पे SGM, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये छोड़ा था, पढ़ लिया था ये तो, याद करो। एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, अभी एक वो आई थी इनकी आरटीपी, ICI की आरटीपी आई थी, रिवीजन टेस्ट पेपर, उसके अंदर ये क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, कौन से होते हैं मेन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंडस्ट्री और मार्केट, ये लिखा, इसको समझाया 4-5 लाइन में। फिर कस्टमर्स, उसके बारे में कुछ 4-5 लाइन। फिर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ 4-5 बातें, और चैनल्स, और फिर वो हल्का सा वो भी बताया, तब जाके 5 नंबर का क्वेश्चन बना। सर मैं मतलब ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आदमी सोचता है बोलो यार वो डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, वो डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, इजी भी आ जाता है। इसलिए बोल रहा हूं, कभी भी SM में ना आप ऐसी बात समझो कि कोई भी क्वेश्चन को ये सोच के इग्नोर मत करना कि बोले ये तो क्या आएगा, केवल डिफिकल्ट डिफिकल्ट आएंगे, ये थोड़ी आएगा, वो भी आएगा। अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, समझ रहे हो, डिफिकल्ट वाले नहीं, ऐसे आगे जो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कोई, समझ गया। इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का क्वेश्चन आया 5 नंबर में, इसको भी समझाना था, फिर इनको समझा दो 4-4, 5-5 लाइन में। चलो, सबसे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इंडस्ट्री एंड मार्केट, सेकंड लेक्चर में यही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इंडस्ट्री और मार्केट, इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करने के लिए क्या जरूरी होता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, पढ़ाया था मैंने आपको। SGM याद है, वो गोले गोले बनाए थे अपन ने। इसका शॉर्ट फॉर्म बताना भूल गया था मैं उस दिन, आपको लिखा भी हुआ है। इसका प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, iPad। समझ गए सब लोग। तो बाकी तो पढ़ा ही चुका हूं, वीडियो में लेक्चर में रिकॉर्डेड है। चलो, फिर वो डायग्राम देखा था अपन ने ICI में से, बनाया था क्या आप लोगों ने? मैंने कहा था शायद बनाने के लिए ना, यहीं पे बनवाया था वो तो, ठीक है। चलो, अब चालू करते हैं। तो आप समझ गए, इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत बातें 4-5 लाइन इसमें से डाल देना। फिर फिर अपन ये जो कस्टमर्स, इनमें से 4-5 लाइन डाल देंगे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो। चलो, कस्टमर्स क्या होते हैं, कस्टमर्स, लो भाई, कस्टमर का एनालिसिस भी तो जरूरी है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलो वापस से चैप्टर का नाम बताओ, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। सही है सर, बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आपको और बात बताता हूँ, क्या है, आप लोगों को इसकी यूटिलिटी नहीं लगता, बोले यार ये क्या पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको क्या है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये काम आएंगे। या आप जो बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, वो इनिशियली करियर के 10-11 साल काम आते हैं, उसके बाद बड़े रोल में जाते हो, उसके बाद आपका ये काम थोड़ी होगा। अभी आप जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट सीख रहे हो, समझ रहे हो, कॉस्ट मैनेजमेंट सीख रहे हो, कॉस्ट को मैनेज करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सीख रहे होगे या स्टार्ट होने वाली होगी, या अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, तो आप रिलेट कर पाते हो। टैक्स अभी एक्साइट करता है आपको, आप लोग थोड़ी फीलिंग आती है उसमें ना,
सीए वाली कैलकुलेटर दबाते हैं तो मजा तो आता है उसमें, है ना, ऐसा होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आप ये नहीं समझ पाते कि इस सब्जेक्ट का क्या रोल है। इस सब्जेक्ट का रोल तब आता है जब आप बड़े रोल पे जाते हो, उसके बाद प्रमोशन पे 10-11 साल जब हम काम कर लेते हैं, उसके बाद देन यू व्हेन यू मूव टू द हायर रोल्स, ये है खेल। समझ रहे हो? और इसका जीता जाता है एग्जाम्पल कल कल का बता रहा हूं मैं, इसलिए अभी मेरे को अचानक से याद आई बात। मेरा एक दोस्त है जो मतलब अभी तक तो 4-5 कंपनीज में जॉब कर चुका है, और उसको मैकिन्से, अपन ने पढ़ा, अच्छा अभी तुम्हारे आया नहीं वो चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 आएगा। मैकिन्से, मैकिन्से का नाम सुना है आपने? मैकिन्से भी बहुत बड़ी कंपनी है, आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, जो कंसल्टिंग का काम करती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बहुत बड़ी फर्म है मैकिन्से। समझ गए? अब उसका ऑफर उसके पास आया, तो वो मेरे को दिखा रहा था, बोले यार देख ये वाला आया है ना, इसका मेरे को मतलब उसके मैनेजर का जो भी फोन आया था, जो भी, तो मैंने कहा दिखा एक बार क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशन, मतलब वो कि भाई आपका रोल्स में लिखा होता है कि भाई व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी वहां पे, और ये सब आप क्या बिलीव करोगे, सारी ये वाली थी, स्ट्रेटेजिक रोल्स थे उसके सारे। समझ गए? है वो आईआईटी से आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा है ना, उसने जीवन में आईआईटी की पढ़ाई करी थी, कंप्यूटर साइंस और ये सब पढ़ा होगा उसने। अब सोचो स्ट्रेटेजिक रोल्स, स्ट्रेटेजिक रोल इससे पहले वो 2 बार भी कर चुका है, मतलब ऐसा नहीं है वो पहली बार कर रहा है, तो अभी जिस कंपनी में है, वहां पे भी इज जनरल मैनेजर, वहां पे भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो स्ट्रेटेजिक रोल चाहिए। समझ रहे हो? एंड इट इज वे अबव देन ऑल दी अदर थिंग्स। बाकी जो आप अब पढ़ाई अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके इनिशियल 10 साल काम आएगी सिर्फ, उसके बाद अगर अच्छा करोगे तो आप ऊपर के रोल में जाओगे, और ऊपर का रोल क्या होता है? यू विल बी डिसाइडिंग द strategies, you'll be making the strategies for the whole organization, not for just 1 or 2 things। समझ गए? अभी आप क्या स्टार्टिंग में आप जाओगे तो ऑडिटिंग में जाओगे या टैक्सेशन में जाओगे, कोई ये सब करोगे, एक एक दो दो काम करोगे, फिर आप बड़े काम में जाओगे ना, तब ये काम आता है। आ रही है बात समझ में? तो यही मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ठीक है कर तो ले, डाल दे, मतलब इसमें है ना, वो अपना रिस्पॉन्स डाल दे, मेल डाल दे, और मैंने कहा लेकिन इसकी पढ़ाई कर। मैंने उसको फिर 2-3 मॉडल्स दिए मैकिन्से के, तो मैंने कहा ये बोल देना इंटरव्यू में खुश हो जाएगा वो। समझ रहे हो? तो यही सब है बातें, ये सब काम आता है बेटा, ये और बड़े रोल की बातें, समझ में आई मेरी बात? ये जीवन में रियल में चलती है सारी बातें। क्लियर है? चलो, तो याद रखिएगा इसकी यूटिलिटी बाद में आती है, और ज्यादा ही आती है, बहुत तगड़ी वाली। चलो, स्टेक होल्डर्स पढ़ चुके हो ना? स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स था उसमें कि आपका की रोल्स में क्या काम रहेगा। यू नीड टू सेटिस्फाई एंड केटर ऑल योर स्टेक होल्डर्स, मेजर की स्टेक होल्डर्स पे ध्यान देना है आपको, उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका काम है। बताओ आप मेरे, आपने पढ़ा है ना स्टेक होल्डर्स में से, मैनेजिंग द की स्टेक होल्डर्स, मेंडलोस मैट्रिक्स, 4 कैटेगरीज होती हैं, याद आया? की प्लेयर्स, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड, लो प्रायोरिटी। अब अगर पता ही नहीं हो तो कैसे करें आदमी, बताओ आप? समझ रहे हो? ये उसके मेन रोल्स में लिखा हुआ था तीसरे चौथे नंबर पे, कि स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने का काम रहेगा उसका, मतलब वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही बात करेगा, ऊपर वालों से। समझ में आई मेरी बात? वो जो फंक्शनल काम होते हैं ना, फंक्शनल वर्क्स, वो नहीं करेगा। अब आप समझे? तो जीवन में जब बड़े हो जाओगे ना, तब आएगा एक काम, और बहुत काम आएगा। समझ रहे हो? चलो, तो खैर कस्टमर्स पे आते हैं अपन। क्या होता है कस्टमर्स? सर कस्टमर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कस्टमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना अपना। सही है? तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है ये, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सही बात है। प्रोडक्ट और सर्विस डिसाइड करने से पहले सबसे पहले आपको क्या एनालाइज करना चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को एनालाइज करना चाहिए, फिर जाके प्रोडक्ट कौन सा बेचोगे, क्या सर्विस बनाओगे, क्या प्रोडक्ट दोगे, तब सोचना चाहिए। ऐसे सही है? एक बार बताओ, कुछ कंपनीज होती हैं बेवकूफों के जैसी, पहले वो क्या करती है, पहले तो प्रोडक्ट बनाती हैं अपनी इच्छा से, और फिर कस्टमर्स का, यार पहले कस्टमर का एनालिसिस करना पड़ता है ना भाई, कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को एनालाइज करो, फिर उनके मुताबिक क्या बनाओ, उनकी जरूरतों के हिसाब से क्या बनाओ प्रोडक्ट, तभी तो बिकेगा। समझ रहे हो मेरी बात?
नंबर टू, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायर डिफरेंट सेल्स मॉडल्स। समझ रहे हो? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरे दोस्त की एक ये भी था कि जो की क्लाइंट्स है, की क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, वो उसको मैनेज करने हैं। समझ रहे हो? उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करनी है, ये उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। समझ गए? तो इस बात को समझो आप कि बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स, सबकी क्या होती है, डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, और डिफरेंट नीड्स को डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ता है, केटर करना पड़ता है। किसी को डिस्काउंट देके खुश करोगे, किसी को आप अलग से पार्टी देके खुश करोगे, तो किसी को अलग तरीके से किया जाता है। सही है? कोई बड़ा कस्टमर है उसको अलग तरीके से केटर करोगे, कोई स्मॉल कस्टमर है उसको, रिटेल कस्टमर है उसको अलग तरीके से केटर करोगे, सेम तरीके से थोड़ी करोगे कोई। सही है कि नहीं है? किसी से आपके पास 4 करोड़ का काम आ रहा है, किसी से आपके पास 400 रुपए का काम आ रहा है, सेम सेम तरीके से उनको सेटिस्फाई करोगे क्या? नहीं ना, थोड़ा अलग अलग करेंगे। सर वो 4 करोड़ वाला है, सही है, उसकी अलग होगा, उसकी नीड्स अलग होगी। वो तुमसे कोई चुन्नू मुन्नू कोई वो चीप चीप डिस्काउंट थोड़ी मांग रहा है, उसके लिए आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। सो डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, सो उनको डिफरेंट सेल्स मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। समझिए? उनको अलग तरीके से बेचा जाता है सबको, क्योंकि सबकी नीड्स अलग है। सही है? नेक्स्ट, तो सर कैसे कर सकते हैं कस्टमर एनालिसिस? सर इसके लिए क्या करो आप, कलेक्टिंग डेटा ऑन द कस्टमर ट्रेंड्स। कस्टमर के जो ट्रेंड्स हैं जो बदलते रहते हैं, उनकी नीड्स प्रेफरेंसेस, उसमें डेटा कलेक्ट करो। ठीक है? एंड collecting the data is important and profitability is crucial as the customers are the key to an organization's profit generation। भाई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जनरेशन किससे होता है? कस्टमर से। तो बहुत जरूरी है कस्टमर का एनालिसिस करना, उसके लिए डेटा कलेक्ट करते रहना, एंड कस्टमर पे का डेटा कलेक्ट करना और प्रॉफिटेबिलिटी का, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और प्रॉफिट जनरेशन के लिए क्या जरूरी होता है? बहुत ज्यादा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से ही क्या आता है? प्रॉफिट। समझ लो, सब उसी के मुताबिक करना चाहिए आपको, बिकॉज ही इज द मेन सेंटर फ्रॉम वेयर द प्रॉफिट विल कम। सही है? वहीं से तो होगा। सो इश्यूज विद द कस्टमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। सो कस्टमर्स के इश्यूज को आपको क्या करते रहना चाहिए? यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, कि उनके क्या इश्यूज हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो अनसेटिस्फाइड है, जो उनकी ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही भाई, तो यू शुड फोकस ऑन देम और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। सही है कि नहीं भाई? एंड ट्राई टू फाइंड आउट द टारगेट एरियाज फॉर ग्रोथ। समझ में आ गई है मेरी बात? तो कस्टमर का एनालिसिस करते रहना चाहिए। यू शुड ट्राई टू कलेक्ट डेटा, कस्टमर ट्रेंड्स पे क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, उनके क्या इश्यूज है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और उसी मुताबिक उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वही तो होता है मेन सेंटर पॉइंट ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, वहीं से तो प्रॉफिट आएगा। सही है कि नहीं? अनदर इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज, अरे क्या फर्जी बात है सर, अनदर इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। ठीक है? तो इसमें भी फर्क होता है, जानते हो सब लोग? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या होता है, फर्क होता है। आप लोग हो कंज्यूमर, आप यहां पढ़ने आए हो, आपके पिताजी हैं कस्टमर। समझ में आई? आपने हमारी सर्विस ली, आप यूज कर रहे हो उसको, तो जो यूज करता है ना, वो तो होता है कंज्यूमर, और जो उसके लिए पे करता है, दोज हु मेक द पेमेंट, दे आर कॉल्ड कस्टमर्स। समझ में आई? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक्टिवा खरीदी, तो पापा ने पैसे दिए, तो पापा तो हो गए कस्टमर, और तुम यूज कर रहे हो उसको, तुम हो गए कंज्यूमर। ठीक है? और प्रोडक्ट बनाते वक्त किसको ध्यान में रखना चाहिए? दोनों में से, प्रोडक्ट बनाते वक्त किसको ध्यान में रखना चाहिए? कंज्यूमर को। और प्राइस डिसाइड करते वक्त किसको ध्यान में रखना चाहिए? कस्टमर। आई कि नहीं आई बात समझ में? है ना भाई? तो मान लो तुम्हारे वो खिलौने बनाते हो, अरे छोटे बच्चों के टॉयज, अब सही बात सोचो, प्रोडक्ट बनाते वक्त किसको ध्यान में रखोगे? बच्चों को। सही है? वो लोग बच्चों को कौन से नए टॉयज और ये सब एक्साइट करते हैं, ऐसे तो टॉयज बनाओ, और प्राइस डिसाइड करोगे अच्छी, तो कौन खुश होगा? कस्टमर, क्योंकि पैसे तो उसी की जेब से जाने। समझ में आया? तो तभी तो हिट होगा प्रोडक्ट। सही है कि नहीं? एक वो गुड़िया सी नहीं आती हो जिसके सामने बोलो ये नाचती हो, बोलती भी है, अरे बोलती भी है। पता नहीं भाई क्या टेक्नोलॉजी है, मेरी इच्छा बड़ी है कि वो उसको खरीद के मैं एक दिन खोलूं। यार पता तो लगे यार क्या टेक्नोलॉजी यूज करें कि व्हेन वी आर सेइंग समथिंग इट इज रिपीटिंग। है ना? तो ऐसा एक दो बार खरीदी मैंने गिफ्ट विफ्ट देने के लिए, और ऐसे खरीदी, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी है पता तो लगे। भाई बढ़िया प्रोडक्ट है।
आपकी जनरेशन में तो और बढ़िया प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, क्योंकि सारे काम वाम करने वाले रहोगे, मेल फीमेल दोनों ही नौकरियां कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब बच्चा है बेचारा छोटा तुम्हारा, तो उससे बात कौन करेगा, समझ रहे हो। तुम तो मान लो पति गया नौकरी पे, या मान लो तुम नहाने गए हो, बच्चा बेचारा अकेले बैठा है, मतलब वो कैसी पोजीशन में लेटा है, अब उसे बात करने के लिए कोई तो चाहिए। अब वो ए बे कर रहा है, उसको बिठा दो, डॉल को करती रहेगी बात, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कस्टमर एनालिसिस और कंज्यूमर एनालिसिस दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, सही है। समटाइम्स दे बोथ आर सेम। आपके पिताजी ने गाड़ी खरीदी उन्हीं के लिए, खुद के लिए, तो ही इज द कस्टमर, ही इज द कंज्यूमर ऑल्सो, राइट। चलो, और प्राइसिंग में किसको ध्यान में रखना है, कस्टमर को इंपॉर्टेंस देनी है, और प्रोडक्ट में किसको इंपॉर्टेंस देनी है, कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वही तो उसे इस्तेमाल करेगा। अरे सही है कि नहीं, बस सिंपल खत्म। चल, आप प्रोडक्ट की बात करते हैं। सर प्रोडक्ट 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 क्या होता है प्रोडक्ट, जो भी आप बेचते हो वो प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप गुड्स बनाते हो वो भी प्रोडक्ट कहलाता है, और अगर आप कोई सर्विस देते हो वो भी प्रोडक्ट कहलाता है। बचपन में हमको क्या लगता है कि अरे सर, सर्विस को थोड़ी बोलते हैं प्रोडक्ट, वो तो दिखती नहीं है, ऐसा अपने माइंड में है ना वो घुसी हुई है बात, कि प्रोडक्ट तो बोले सिर्फ गुड्स होते हैं क्योंकि वो दिखते हैं, है ना। बोला आपका क्या प्रोडक्ट है, बोला आपका थोड़ी कोई प्रोडक्ट, आप तो सर्विस देते हो। अरे प्रोडक्ट मतलब सर्विस भी होता है। प्रोडक्ट मीन्स वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग, वेदर इट इज गुड्स वेदर इट इज सर्विसेज, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, जो भी आप बेचते हो उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताई मैंने आपको, ठीक है, कि वॉट एवर द कंपनी इज ऑफरिंग दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, है ना, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज। चलो भाई, ठीक है, जो भी आपके की प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, द बिजनेस शुड आइडेंटिफाई द की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स एंड हाउ दोस प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग। सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करते रहना चाहिए कि आपके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये करते रहना चाहिए एनालिसिस, है कि नहीं। दूसरी बात, प्रोडक्ट में हमें क्या देखना चाहिए, इट आंसर्स द जनरल क्वेश्चन। मैंने बताया था ना आईसीआई को ये लाइंस बड़ी अच्छी लगती है ऐसे, इट आंसर्स द जनरल क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन। हमेशा हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए कि हमारे क्या की प्रोडक्ट्स हैं, वही फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, कि हम किस काम में हैं, क्या हमारा की प्रोडक्ट है, क्या हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है मार्केट में, कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं। क्लियर है, जिस फंडामेंटल नीड के हिसाब से उसको बनाया गया है, क्या वो डिलीवर कर रहा है या नहीं। सोचो एसी खरीदा, ठंडक ही नहीं कर रहा, बोले क्या बकवास है सर, भाई उसका काम है ठंडक देना, तो ठंडक तो दे एटलीस्ट। तो फंडामेंटल बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है वो बहुत जरूरी है। क्लियर है, चलो, तो याद रखिएगा, आपको ये लिख के आना है दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर आर कंपटीशन। हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हम किस काम में हैं, क्या हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, और हम इससे कैसे जीतेंगे। फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स हाउ आर वी गोइंग टू विन ओवर आर कंपटीशन, कैसे उनसे जीतेंगे, ये बहुत सोचते रहना चाहिए अपने को, राइट। क्या होता है प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कंपनी ऑफर करती है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, वो गुड्स और सर्विसेज क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट में दोनों आते हैं, गुड्स भी और सर्विस भी, ठीक है सर। उसके बाद इसको मिटा देना, ये बुलेट पॉइंट नहीं है मतलब वैसे, ऐसे कर देना, ऐसे, ये एक ही लाइन है। स्ट्रैटेजीज, सर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है काय के लिए, strategies are needed for managing the existing product over the time, adding the new ones and dropping the failed products। सही बात है, रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजीज बनाते रहनी पड़ती है हमको, काय के लिए, ओल्ड प्रोडक्ट्स को क्या करना है, मेंटेन, फिर क्या करते रहना, न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए भी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, पुराने वाले को मेंटेन करने के लिए भी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, और कुछ को ड्रॉप करना पड़ता है उसके लिए भी क्या चाहिए होती है, स्ट्रेटेजी। तो यू नीड टू मेक स्ट्रेटेजीज, बार बार बनाते रहनी पड़ती है नए, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना होता है, नए वाले को डालना होता है, कुछ वालों को हटाना भी होता है, समझ में आया, ओके।
इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई फैसले करने पड़ते हैं बड़े बड़े, जैसे कि सर डिसीजंस डिसीजंस आर मेड, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग कि भाई ब्रांडिंग कैसी होगी उस सामान की, है ना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, अदर प्रोडक्ट फीचर्स लाइक कितनी वारंटी देनी है, गारंटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट, ये सब देख सोचना पड़ता है। समझ गए? आप गाड़ी बनाते हो तो सिर्फ गाड़ी के बारे में थोड़ी सोचना पड़ेगा, सिर्फ गाड़ी के डिसीजन थोड़ी लेने पड़ेंगे कि कैसी गाड़ी बनेगी, ये भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे ब्रांडिंग होगी, कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, कैसे पैकेजिंग होगी, कैसे फीचर्स आप दोगे, उसके साथ फ्री सर्विस कितनी दोगे, वारंटी कितनी दोगे, ये सब सोचना पड़ता है। इसके बाद सर प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड, प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बांट सकते हो यार, बचपन से बढ़ते आ रहे हो, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्री वाले गुड्स हो गए इंडस्ट्री वाले, कंज्यूमर वाले हो गए कंज्यूमर वाले, सही कि नहीं है? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स पढ़ते आ रहे हैं अपन कब से, सदियों से, नाम लिख देना। लग्जरी गुड्स, ड्यूरेबल, पेरिशेबल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ये लिख देना, ठीक है। फिर सर प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्रोडक्ट्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइज के हिसाब से कर सकते हो, शेप के हिसाब से, कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, आफ्टर सेल सर्विस एंड सो ऑन। सही है? सबसे बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस कौन सी है, किस कंपनी की है, गाड़ियों में, कारों में? मारुति। तो अभी नाम लिया आपने मारुति, देखा आपने मारुति को डिफरेंशिएट किया दूसरों से, बोलो सर सर्विस में तो वो है। समझ में आई मेरी बात? सबसे बढ़िया गाड़ी सेफ्टी में, इंडियन इंडियन कंपनीज में टाटा। आपने डिफरेंशिएट किया किस बेसिस पे? क्वालिटी की बेसिस पे, राइट, द क्वालिटी ऑफ द कार, राइट, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी बेसिस पे किया। तो आपने देखा ना ये चीजें क्या करती हैं, एक कंपनी को दूसरे से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। सही बात है। बड़ी गाड़ी कौन बनाता है इंडियन कंपनीज में? बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, महिंद्रा। समझ गए कहने का मतलब, समझ गया ना? तो यही सब डिफरेंशिएट करते हैं, साइज, बिग डैडी बोला ना मैंने आपको, बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, तो साइज बोला, क्वालिटी, है ना, ब्रांड नेम, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। वो एक्सप्लोरर वाली, एडवेंचरर वाली फील किससे आती है, कौन सी कार से? थार से। अब आप समझ गए? तो ब्रांड नेम, डिफरेंट डिफरेंट इमेज जोड़ देते हैं हम कई बार कोई चीज की। लद्दाख कौन सी बाइक पे जाते हैं, हाँ, ऐसा ही जोड़ दिया ना उसके साथ। ये सब क्या करती है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द अदर्स, है ना। उसने एक बाइक ही बना दी उस इमेज को और डेवलप करने के लिए, बाइक का नाम है हिमालयन। बताओ, बोले हिमालयन से जाएंगे हिमालय पे। चलो, तो और पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, यहां तक की बातें तो इजी थी, वो तो लिखनी ही लिखनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको लग रहे हैं इतने आसान, लेकिन जब लिखते हैं ना इसको, तो इसके बारे में अपने को 6 बातें याद नहीं आती। समझ रहे हो? क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन की तो याद हो जाती है, इसकी याद नहीं आती। ये लिखने में ज्यादा भारी पड़ते हैं। फिर इसमें आप कुछ ना कुछ बार बार वो एक ही बात बार बार घुमा के लिखते हो, क्योंकि हमको लगता है कि हम उसके बारे में खूब सारी बातें जानते हैं, तो हम पढ़ते कम है। और जब एग्जाम पे मेन लिखने पे आता है ना, जब वो इजी क्वेश्चन, वहां पॉइंट नहीं होते बच्चे के पास लिखने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो खूब सारे पॉइंट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ो अच्छे से। समझ गए? छोटे छोटे बार बार मेन कीवर्ड्स बनाओ, नोट्स बनाओ। समझ रहे हो? अगर मान लो इसका नोट्स बनाने हो तो कैसे बनाओगे, ऐसे लाइनें लिखोगे? जस्ट इमेजिन कैसे बनाओगे नोट्स, बादल बादल बना के। समझ लो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना के, 3 3 4 4 वर्ड्स बना बना। तो ये होता है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, खुद बनाओ नोट्स। समझ में आई मेरी बात? तो खुद का जो नोट्स होंगे ना आपको, वो आपको फास्ट रिवाइज करने में मदद करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है सीए इंटर में, ऐसा कि जो ना पढ़ सके कोई आदमी। हर कॉमर्स वाला बच्चा सीए इंटरमीडिएट कर सकता है, लेकिन बात यह है कि 9 महीने में कर सकता है नहीं कर सकता है, वो है बात। समझ रहे हो? इस टाइम पीरियड में उसको खत्म करना, ये बड़ी बात है। इट इज नॉट कि खत्म नहीं कर सकता, खत्म तो मैं आपको बोल दूं 2 साल पढ़ लोगे तो हो जाओगे, 2 साल ले लो, टाइम डबल हो गया ना भाई। हर आदमी कर लेगा, तुम में यहाँ जितने बैठे हो सब कर लेंगे। बट बात है ये 9 महीने में इसको कैसे समेटा जाए, वाइड कोर्स को कम टाइम में समेटना, ये टैलेंट डेवलप करना है आपको। अब आप ये कैसे करोगे, वो आपको खुद फिगर आउट करना होता है। क्या होता है, खुद कुछ चीजें है ना,
हर आदमी आपको यूं परोस के नहीं दे पाएगा, कुछ चीजें आदमी को खुद फिगर आउट करनी पड़ती है जीवन में कि मैं ये काम कैसे करूंगा। तो वो आपको सोचना है कि मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट को कैसे समेटूंगा। समझ गए मेरी बात? ये है। तो उसका आप बनाओ, हिसाब से सोचो, क्योंकि तीसरा चैप्टर होने वाला है अपना, फिर चौथे पे आ रहे हैं। कहां गया? हाँ, बढ़िया लाइन सुनना। क्या है, क्या लाइन दी हुई है? अब थोड़ी अलग टाइप की लाइन है और ये आनी चाहिए आंसर में, मिस नहीं करनी है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन organization seeks to hammer into the customer minds that their product are different from the others. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करती है कि ये बात कस्टमर के दिमाग में हैमर कर दे कि देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। रेस्ट ऑल आर जस्ट फोन्स। बाकी सब फोन है, बाकी सब फोन से नॉर्मल। एप्पल सेल्स आईफोन। बताओ, मैं फालतू अच्छा कुछ बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सब फोन बेच रहे हैं, बोला हमारा क्या है? आईफोन। अपने प्रोडक्ट को वो दुनिया से क्या दिखा रहे हैं? बोले बाकी को तो फोन बोलो, मैं क्या बेच रहा हूं? आईफोन। वो हैमर कर रहा है आपके दिमाग में ये बात कि उसका प्रोडक्ट दूसरों से क्या है? अलग है। समझ गए? बाकी सब टैब, वो टैब बनाते हैं ना, टैबलेट। बाकी सबको टैब बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं। एप्पल वाले को क्या बोलते हैं? आईपैड। हैमर किया है उसने दिमाग में कि भाई बाकी सबके होते होंगे टैबलेट्स, मेरा है आईपैड। फिर एक वो तुम कान में लगाते हो जो ईयरपॉड्स है ना, सो व्हाट डू कॉल देम? ईयरपॉड्स। आईफोन वाले को क्या बोलते हैं? एयरपॉड। हैमर कर रहा है तुम्हारे दिमाग में कि उसका प्रोडक्ट दूसरों से क्या है? अलग है। यही तो करना है आपको। सबसे बढ़िया मतलब क्या बड़ा गेम खेलता है वो, आप देखो ना। समझ रहे हो? आप 20-30 हजार कॉस्ट वाला फोन आपको 70 हजार 1.5 लाख रुपए में बेच देता है, और हम राजी खुशी खरीदते हैं। खैर खरीद रहे, मैं भी खरीद रहा हूं, बट क्या है, जेब से पैसे निकलवा रहा है आपसे। 1.5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए जिसमें गोल्ड आ जाता है। समझ रहे हो? अगर आप सोचोगे 10 ग्राम गोल्ड आ जाता है कि नहीं? और आपसे वो पैसे निकलवा रहा है एक फोन के लिए बस। और जो डेप्रिशिएटिंग असेट है, जो डेप्रिशिएटिंग असेट है, 2-3 साल का खेल होता है उसका, बस ज्यादा तो खेल भी नहीं है। समझ रहे हो? उसकी 70% 80% वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है 2-3 साल में। तो आपसे पैसे निकलवा रहा है, कितना बड़ा गेम खेल रहा है, सोचो आप। सो यही तो है, वो आपके दिमाग में हैमर कर रहा है दैट देयर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। समझ रहे हो मेरी बात? सो लोग खरीद रहे हैं फिर भी, है कि नहीं? यही सब चीजें हैं। सो ये एक लाइन लिखी हुई है, इट डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि वो सच में अलग है या नहीं है। तुम्हें फील तो करा रहा है ना वो, तुम्हारे दिमाग में ये बात उसने ठास दी कि वो तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरों से क्या है, उसका प्रोडक्ट दूसरों से क्या है? अलग है। समझ में आई मेरी बात? तो इट डजेंट मैटर वेदर द डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी। 20 साल से वो क्या नाम है, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है यार वो, बिस्किट वाली, बड़ा बिकता है इंडिया में, गुड डे, है ना? गुड डे कैश्यू बिस्किट्स, आमंड बिस्किट्स, बाहर बने होते हैं उसके उसके पैकेजिंग पे आमंड काजू ये सब बने होते हैं। पता है उसमें कितना परसेंट होता है? लेस देन 1%। लेस देन 1% काजू होता है, और उसके नाम पे बेचा जा रहा है वो, गुड डे कैश्यू बिस्किट्स। द नेम इज कैश्यू बिस्किट्स एंड इट इज 100 में से 1% से भी कम उसमें कैश्यू है ना गेम? फ्रेश जूस, वो रियल जूस, वो रियल जूस रियल थोड़ी होता है, उसका नाम है रियल, लिखा है उसके डब्बे पे, बगल में खोल के देखना उसको। बगल में डब्बे पे लिखा होता है डिस्क्लेमर, छोटा सा डिस्क्लेमर है वो, बोले ये सिर्फ हमारा नाम है, इसको सच में फील मत कर लेना कि ये रियल है। ठीक है? इट हैज एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एडेड शुगर्स इन देम, आर्टिफिशियल शुगर्स होती है। समझ रहे हो? लिखा है डब्बे पे। 20-30 साल से वो बिक रहा है दमादम, क्या नाम है उसका वो, न्यूट्रिशन बोल के, बोनवीटा है, तन की शक्ति मन की शक्ति बोनवीटा, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। ताबड़तोड़ बिक रहा है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन तेंदुलकर। बूस्ट। समझ रहे हो? हॉर्लिक्स,
आजकल तो औरतों वाला और निकाल दिया इन्होंने। पता है बाद में क्या पता लगा कि इनमें जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसको आप बच्चों को पिला रहे हैं लोग, बोनवीटा बच्चे पीते हैं, फुल ऑन कितना प्रोडक्ट बेचा है इन्होंने, क्या कमाया आप सोच नहीं सकते। उसको न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बोल के, उसमें घंटा कोई न्यूट्रिशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, की सच्चाई है। बट दे हैव हैमर्ड दिस इनटू योर थिंग्स, इनटू योर माइंड, बाय शोइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। समझ रहे हो मेरी बात, ये है। यही अब गेम है, स्ट्रेटेजी है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, ये बात आनी चाहिए। इतनी मैंने आपको कहानी सुनाई इसके पीछे। सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कोशिश करती हैं? दे सीक टू हैमर दिस into the customer minds that their product is different from the others. It doesn't matter that whether the differentiation is real or imaginary. समझ लो, rest of all other phones are just phones and Apple sells iPhones. अबे क्या आईफोन है, तो फोन ही ना, लेकिन डाल दिया ना दिमाग में, तुम उसको बोलते ही आईफोन हो। चलिए, तो याद रखिएगा, ज्यादातर क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, दिमाग में बात बैठी होती है, अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। So most of the times the differentiation is psychological rather than physical. असली में वो कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया उसने। आई कि नहीं आई बात समझ में? समझ रहे हो? ये है कि बोले यार लद्दाख जाएंगे तो यार सब बुलेट होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बोला नहीं, बात है लोगों के बच्चों के दिमाग में बात बोले नहीं, यार लद्दाख तो बुलेट बाइक पे ही जाया जाता है। बेवकूफी है। वो सबसे नॉन फंक्शनल बुरी बाइक है लद्दाख जाने के लिए, एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज बाइक्स। स्प्लेंडर इज बेटर देन दैट। समझ लो, स्प्लेंडर बेटर है, बाकी सारी गाड़ियों की कंपनियां बेटर है। सुजुकी उससे ज्यादा रिलायबल ब्रांड है, उसकी खरीद लो, बढ़िया वाली आती है, 250 सीसी की बाइक आती है, एडवेंचर बाइक आती है, वो खरीद लो। सबसे ज्यादा अनरिलायबल बाइक को माहौल बनाया हुआ है उन्होंने, देखो आप। चलिए खैर, वो फ्यूचर काम कर रहा है, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं, काम कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर बनाने में कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। हाँ भाई, एक और बात, क्या लिखा है? इट इज इनफ, इट इज इनफ, इतना ही इनफ है। क्या? इट इज इनफ दैट कस्टमर्स आर परसुएडेड टू बिलीव दैट मार्केटर्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आप इतना ही इनफ है कि उसके दिमाग में आपके घर कर दो ये बात कि आपका उसका प्रोडक्ट दूसरों से क्या है, अलग है। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मुलाइज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर वो कैसे अलग दिखाती हैं, कैसे इसको फॉर्मुलाइज कर देती हैं? रियल जूस का नाम देखे, जबकि वो रियल है ही नहीं। सो वो डेजिग्नेटेड ब्रांड नेम्स इस्तेमाल करके, वो ऐसे ब्रांड नेम्स इस्तेमाल करेगी, समझ रहे हो, जिससे कि आपको फील हो जाएगा कि और बोले और उसको सैंक्शन करवा लेती है गवर्नमेंट से। उसके नाम का क्या ले लेती है, पूरा अप्रूवल। बताओ, सरकार ने तो दिया होगा अप्रूवल रियल जूस को। समझ रहे हो? एक कंपनी थी कल परसों तरसों मैंने कोई वीडियो देखा था, तो वो लेडीज उसमें बोल रही थी कि उसके बच्चे ने कुछ बोला होगा उसको कि मम्मी ये वाले ब्रांड का चिप्स मंगा लेते हैं, या कुछ था, 2-3 आइटम था। अब उस पे लिखा हुआ था कि इको ग्रीन लेबल होता है, एक ग्रीन कलर की डॉट बनी होती है, दैट शोज इको लेबलिंग। मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, एकदम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई पशु या जीव की हत्या नहीं हुई है, ये और वो। ठीक है, तो मैडम जो है वो मंगाने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं उसकी इच्छा हो गई कि उसने अमेजोन से ऑर्डर कर रही थी वो, उसने उसकी इच्छा हो गई कि उसे क्लिक कर लिया, उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पढ़ने चली गई, और जब पढ़ने चली गई तो वहां उसमें पता लगा, उसमें लिखा हुआ था हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड मींस वो ऐसा आइटम था जो इको ग्रीन नहीं था, गलत डाला हुआ था उसमें। समझ रहे हो? ग्रीन बैजिंग डाली हुई थी इको लेबलिंग की, लेकिन वो इट वाज अ नॉन वेज प्रोडक्ट, और वो मंगाने वाली थी, और सोचो बिना उसके खा भी लेती है। हाँ से आ रही है आवाज? हाँ, तो कराए ना वो, तभी तो बात पता लगी ना मेरे को। समझ रहे हो? अमेजोन पे केस हुआ इस बात का कि आपने ऐसे कैसे किया, इको लेबलिंग देख करके, ऊपर आदमी इको लेबलिंग देख के खरीद लेता है। समझ रहे हो? बोलो अच्छा ही तो अच्छा ही होगा। आज आप लोग खरीद ही लेते हो ना, वो सारे चिप्स विप्स खा ही रहे हो ना, बिना उसको रीड किए हुए। उसके बैक साइड को पहले रीड करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो भाई मौत मरोगे गंदी वाली। ठीक है? पैसे काय के लिए कमा रहे हो, सीए क्यों बनना चाहते हो भाई? वाई यू वांट टू बिकम सीए? टू एंजॉय अ गुड लाइफ, राइट?
इसलिए अच्छा अच्छा जीवन बिताने के लिए, और अच्छा जीवन बिताने के लिए आप पहले ही सारी बीमारियां ले लोगे तो अच्छा जीवन कैसे बिताओगे? समझ रहे हो? जितना भी आप ये पैक्ड फूड खाते हो ना, कोशिश करो पैक्ड फूड तो जितना अवॉइड कर सकते हो। पैक्ड मतलब समझ गया ना, जो पैकेट में है, सील पैक्ड है, जितना हो सकता है उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। चाहे पैक्ड कोई ड्रिंक हो, ड्रिंक आपको पीना है यार, आप पियो ना, कोल्ड कॉफी पी लो, वो बनवा के वो क्या बनता है, वो सोडा शिकंजी पी लो, ठीक है, वो क्या एक और वो बनता है ना आइस टी पी लो, बना के पी लो, बनवा के पी लो, पैक्ड वाली नहीं। समझ रहे हो? वो पैक्ड वाले माजा के जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं और ये सब पीते हैं, पता नहीं कब की पैक्ड है भाई। पैक्ड तो ये सब खैर अवेयरनेस लाओ थोड़ी थोड़ी, तभी देश बदलेगा। हमारे देश में दुनिया में दो देश सबसे ज्यादा हैं जो सबसे ज्यादा कचरा खाते हैं, कचरा। एक है यूएस और एक है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों की खुद की ही अवेयरनेस नहीं है, इसलिए सरकार भी कोई कदम नहीं उठाती ऐसे प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए। गवर्नमेंट कब लाएगी? जब तुम अवेयर हो गए। तुम में तो पहले जागरूकता होनी चाहिए ना, कि बोला सर ये गंदे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हमको आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। सर लोगों में ही अवेयरनेस नहीं है, लोग ही दमादम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एक्शन। ओनली इट हैपेंस इन टू कंट्रीज, इंडिया एंड यूएसए। बाकी कंट्रीज में जाके देख लेना, आप पता लग जाएगा आपको, कभी भगवान मौका दे यूरोप जाओ, आप वहां पे जाके देखो कि आपकी वो जो बॉटल आती है, क्या नाम है उसकी, फैंटा, फैंटा ऐसी अलग मिलेगी ना आपको आपके देश में, और यूएसए में आती है सबसे गंदी क्वालिटी, गंदी चीज। वहां पे आप देखना फैंटा पी के, फैंटा पाइनएप्पल आती है उधर, और उसमें 90% 95% रियल पाइनएप्पल जूस होता है। वहां पे जो ऑरेंज जूस आता है, रियल 95 टू 99% ऑरेंज रियल वाला यूज करते हैं, क्योंकि उनके देश और उनके लोग दोनों अवेयर है अपनी हेल्थ के लिए, सबसे ज्यादा दे आर वेरी केयरफुल, नॉट केयरलेस लाइक अदर्स। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ दो देश हैं, ये रियल फैक्ट है ये बात। उन वही कंपनी वहां के प्रोडक्ट्स खुद के अच्छे बना रही है उनके लिए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने उसको बोला हुआ है। रिजेक्ट कर देते हैं वो घटिया क्वालिटी वाले को, तो एंटर नहीं होने देते भाई साहब, और स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं। समझ गए? और सिर्फ दो देश है जहां पे कुछ भी घटिया बना चल रहा है, सब बेच रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, क्योंकि लोग भी खुश, लोगों को भी कोई इस बात की पड़ी नहीं है। और फिर जब लोगों को नहीं पड़ी तो सरकार को क्यों पड़ी है भाई? सरकार के तो जेब में पैसा ही आएगा ना। आ रही है बात समझ? ये है। चलिए, तो क्या करते हैं कंपनीज, जो कंपनीज है वो इन डिफरेंशिएशन को तुम्हारे दिमाग में डाल देती है कि उनका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। बताओ यार, रजनीगंधा खाने से तुम्हारे दुनिया कदमों में आ जाएगी। गवर्नमेंट से क्या ले लेते हैं ये लोग? लाइसेंस भी ले लेते हैं उसका नाम का, लीगल ब्रांड नेम्स, लीगल सैंक्शनिंग, ये सब नाम ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। समझ लो मेरी बात? सो मिनरल वाटर, मिनरल वाटर बोलते हैं बिस्लेरी को, मिनरल्स ही नहीं होते उसके अंदर, तो आर्टिफिशियल मिनरल्स होते हैं। असली पानी पीना है ना आपको, तो थोड़ा 50-60 रुपए के ऊपर वाला पीना। मिनरल वाटर जिस उसको बोलते हैं मिनरल वाटर। जब भी फॉरेनर्स आते हैं ना, बिस्लेरी इज नॉट अ मिनरल वाटर, बिस्लेरी इज अ प्योरिफाइड वाटर, अच्छा वाटर। आई एम नॉट सेइंग कि वो गंदा वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इट्स अ सेफ वाटर, बट इट हैज नो एडेड, इट हैज नो नेचुरल मिनरल्स, आर्टिफिशियल डाले हुए उसके अंदर। असली वाला पीना है, आप पीना हिमालयन, पिंक कलर की बॉटल आती है, हिमालयन वाटर आता है, वो होता है रिवर वाटर, असली एक्चुअल नेचुरल मिनरल्स के साथ। अंग्रेज वो पीते हैं। अब अंग्रेज का मतलब जो भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ इंडिया में आते हैं, ये है फैक्ट। उनको पता है असली पानी का, असली पानी, पानी के बहुत फायदे होते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है सबसे बढ़िया ड्रिंक है पानी, अपनी बॉडी की सारी कई प्रॉब्लम्स को दूर करती है, बॉडी की नीड्स को पूरा करती है, लेकिन हमारी तो कहां से करेगी? हम तो पहले उसमें वो आरओ लगा देते हैं या वो लगा देते हैं, तो पहली बात तो इस लगाना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि पानी ही गंदा आता है। सिर्फ सेफ पी रहे हैं अपन पानी, अपन जो पानी पीते हैं जो प्योरिफाइड होता है, ये सिर्फ सेफ होता है, फायदेमंद नहीं होता है। फर्क है दोनों में। फायदेमंद मतलब उसमें ऐसे कुछ चीजें डली हुई हो फायदे वाली, कुछ नेचुरल वाली, वो नहीं होती। तो लेकिन बेचते हैं ना मिनरल वाटर बोल के, और गवर्नमेंट से इनको क्या करा लेते हैं, ये फॉर्मुलाइज भी करा लेते हैं। कैसे? बाय यूजिंग डेजिग्नेटेड ब्रांड नेम्स,
ठीक है। दीज आर जनरली रीइंफोर्स्ड विद लीगल सैंक्शन एंड प्रोटेक्शन। सरकार से इसको क्या करवा लेते हैं, लीगल सैंक्शन भी ले लेते हैं और प्रोटेक्शन भी करा लेते हैं। बताओ, इतने सालों से बेच रहे हैं वो, बोनवीटा, कॉम्प्लान, ये सब बेच रहे हैं, रियल जूस बेच रहे हैं रियल बोल के, जबकि उसमें खुद लिखा हुआ है कि रियल नहीं है। चलो लास्ट चीज है, खत्म है। क्या लिखा है, देखो भाई, ब्रांड्स इनेबल द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सही बात है, हम ब्रांड्स देख के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। साइंस देख करके जूते खरीदते हो आप, तो वो वाला राइट वाला साइन मिलेगा आपको, तो वो क्या शो करता है, नाइकी का वो शो करता है। एडिडास का मिलेगा, देयर विल बी ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल बना हुआ होगा, है ना। रीबॉक का होगा, प्यूमा का होगा, अलग अलग, ये सब क्या है, ब्रांड नेम्स क्या से क्या करते हैं हम, उसे पहचानते हैं, है ना। द प्रोडक्ट्स इवन द फर्म्स इमेज, सुनना, द प्रोडक्ट्स एंड इवन द फर्म्स इमेज इज बिल्ट अराउंड द ब्रांड्स थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। वो कौन सा है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो प्रोडक्ट के अराउंड प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बिल्ड करी जाती है और उसकी इमेज कैसे बिल्ड करी जाती है, बाय यूजिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। समझ में आई मेरी बात। रेड बुल, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, ये सब कैसे तो करते हैं, समझ रहे हो। Customers tend to develop strong brand loyalty for a particular product over a period of time। तो कस्टमर कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के लिए क्या जनरेट कर लेता है, ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है उसकी, जब वो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करता है। आई की बात समझ में, तो यही है। जैसे आईफोन अगर आप इस्तेमाल करोगे ना आप जब बहुत साल, तो तब आपको उसकी ब्रांड लॉयल्टी फील हो जाएगी कि अब आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको कंफर्टेबल हो जाओगे उससे। समझ गया मेरी बात, तो होता है जनरली। क्लियर है, ये है बात। कुछ लोग मान लो मारुति चलाते, तो वो मारुति में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार वो ब्रांड लॉयल्टी जनरेट कर ले, बोले यार जो भी है इसी का ही खरीदेंगे, ऐसा हो गया। कुछ लोग अलग खरीदते हैं, ऐसा चलता रहता है। समझ में आया सभी को, पक्का। चलो बहुत है इतना, ये वाली बात कल बताऊंगा फिर मैं, हो गए 15, टाइम कम हो जाएगा। चलो।